वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ रिवीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन की। बेटा प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे सबके सामने इस टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है। बेटा आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस फाइल विद यू। ठीक है, एक बार बस कंफर्मेशन दे दीजिए कि ये सबके पास जो है ये फाइल अभी शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। ओके ग्रेट बच्चों। बेटा आइए स्टार्ट करते हैं बेटा एएस वन की रिवीजन। बेटा बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा ये स्टैंडर्ड बेसिकली डील किसके साथ करता है कि डिस्क्लोज करके चलनी है आपको सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आपने फॉलो करी है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस स्टैंडर्ड का ना पर्पस क्या है कि बेसिकली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम बेटर समझ पाए और बेहतर तरीके से समझ पाए, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग। और सेकंड क्या है कि एक मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन करा जा सके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है डिफरेंट एंटरप्राइजेस की। बेटा पैरा नंबर 11 के अंदर डेफिनेशन दी गई थी अकाउंटिंग पॉलिसीज की। पैरा नंबर 11 क्या कहता था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल जो एंटिटी ने अडॉप्ट करें इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने क्लास के अंदर आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो प्रूडेंस एक प्रिंसिपल है। अब इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल ओनली कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लेकर जाते हैं। अब उस इन्वेंट्री की कॉस्ट को निकालने के लिए जो मेथड है आप कह सकते हो वो क्या है? आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ठीक है। देन बेटा इस स्टैंडर्ड के अंदर ना बोला गया है पैरा नंबर 10 के अंदर कि पैरा नंबर 9 में अदर बोला गया है दैट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions which underline the preparation and presentation of financial statement। और पैरा नंबर 10 में बताया गया कि तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग आपके assumption है, एक आपका गोइंग कंसर्न, एक कंसिस्टेंसी और तीसरा क्या है? आपका एक्रूवल है। अगर आपने ये तीनों फॉलो करे हुए हैं तो कह रहे हैं आपको कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने तीनों में से कोई ऐसा है जो फॉलो नहीं करा है तो आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा। ये पैरा नंबर 27 जो है वो बात करके चलता है। देन बेटा देयर आर सर्टेन एरियाज जिसके अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो एंटिटी अडॉप्ट कर सकती है, डिफरेंट एंटरप्राइजेस। इसके अंदर मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं डिटेल के लिए, आप बेटा अपने नोट्स के अंदर पैरा नंबर 14 देख सकते हैं। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, डिप्लीशन हो गया, मोटाइजेशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये ऐसा नहीं है एग्जॉस्टिव लिस्ट है। देयर कैन बी मोर देन दीज आइटम जो कि स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफाइड है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी? तो बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट क्या क्या है जो कि कंसीडर करके चलता है? मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसीडरेशन द प्राइमरी कंसीडरेशन एंड अदर मेजर कंसीडरेशन। प्राइमरी कंसीडरेशन पैरा नंबर 16 बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो क्या प्रेजेंट करे? ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करे जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स का है बैलेंस शीट डेट के ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर द पीरियड एंडेड। और अदर मेजर कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी। सर प्रूडेंस क्या होता था कि जितने भी आपके एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं वो तो रिकॉग्नाइज कर लेते हो लेकिन आप एंटीसिपेटेड गेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करके चलते हो, ये आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल ही है। देन आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है कि आपको रियल ट्रांजेक्शन देखनी है ना कि लीगल ट्रांजेक्शन, यानी रियलिटी ओवर लीगैलिटी के ऊपर चलता है। इसी वजह से बेटा हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर ठीक है क्या होता है कि जो हायर परचेज होता है एसेट को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करता है और वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलता है। मटीरियलिटी क्या है कि बेसिकली कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है वो इंफॉर्मेशन को मटेरियल बोल देते हैं। कि अगर आपने उसको ओमिट कर दिया या उसकी मिस स्टेटमेंट होगी तो डिसीजन यूजर का चेंज होगा। शेड्यूल 3 के अंदर भी मटीरियलिटी की बात करी गई थी, वो 1 लाख और 1% वाली लिमिट आप लोगों को ध्यान आती होगी कि शेड्यूल 3 भी बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी आइटम है एक्सपेंस है इनकम की जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ठीक है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख विच एवर इज हायर जो है उसको आपको सेपरेट लाइन आइटम की तरह दिखाकर चलना है। देन बेटा इसके बाद आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या चेंज नहीं कर सकते? सर बिल्कुल सर, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा जा सकता है। देखो सर वैसे तो आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आप ईयर टू ईयर क्या है सेम फॉलो करके चलेंगे। बट क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करा जा सकता है? आंसर है यस, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करा जा सकता है। देयर कैन बी थ्री सर्कमस्टांसेस जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा जा सकता है। पहला, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। दूसरा है आपको अप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तीसरा है आपको लगता है कि इट विल गिव अ मोर बेटर व्यू। ठीक है, ज्यादा बेटर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन रहेगी, बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा, तब आप क्या कर सकते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। अगर आपने अब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा है और उसका अगर मटेरियल इफेक्ट है बेटा करंट पीरियड के अंदर तो आपको चेक करना है कि क्या अमाउंट जो है वो सस्टेनेबल है। अगर आप कहते हो यस अमाउंट सस्टेनेबल है तो आपको अमाउंट और जो आइटम अफेक्टेड है वो डिस्क्लोज करके चलनी है।
लेकिन अगर मटेरियल फैक्ट आपका करंट पीरियड में है लेकिन अमाउंट सस्टेनेबल नहीं है, तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करके चलना है दैट अमाउंट कैन नॉट बी सस्टेन्ड। अब हम कह रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है जिसका मटेरियल फैक्ट जो है वो करंट पीरियड में नहीं है, लेकिन जिसका मटेरियल फैक्ट जो है वो लेटर पीरियड के अंदर आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जिस पीरियड के अंदर चेंज हुआ है आपने उसी पीरियड के अंदर जो फैक्ट है वो डिस्क्लोज करके चलना है। ठीक है। अब अगर और कुछ पॉइंट्स की तरफ अगर हम जाएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो और क्या पॉइंट्स पड़े हुए थे? ठीक है बेटा, जैसे गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी और ये अप्रूवल के बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं दो दो लाइनें बोल देता हूँ। गोइंग कंसर्न यही कहता है कि एंटिटी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है, हमारी ना तो कोई इंटेंशन है ना ही कोई रिक्वायरमेंट है कि हम लिक्विडेट करके चलें या मटेरियली कर्टेल, नेसेसिटी है कि लिक्विडेट करें या मटेरियली कर्टेल करें जो भी स्केल ऑफ ऑपरेशंस है। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो पिछले साल आप वही पॉलिसीज इस साल फॉलो करोगे, यानी ईयर टू ईयर आपकी पॉलिसीज जो है वो सेम रहेंगे। और एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करके चलोगे एज एंड व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड। ठीक है, ना कि कैश बेसिस के ऊपर। तो एक्रूवल प्रिंसिपल आपका जो है वो ये कहता है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, वो क्या थे कि जितने भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स का हिस्सा होना चाहिए। आपके जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो उसका डिस्क्लोजर जो है आपका एक जगह पे होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट गलत करा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, आपने डिस्क्लोजर दे दिया, तो इट इज नॉट अ रेमेडी फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेटा क्या थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन आपका बस इतना ही है। बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन हो गया क्या रिवाइज? क्या सभी बच्चों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन रिवाइज हो गया? यस सर। इतना ही है? कितना टाइम लगाया आपने? 5 मिनट, 7 मिनट्स मैक्सिमम। बस यही करना है बेटा, क्योंकि आप एक चीज समझो, आपसे वो पेपर में ये नहीं पूछने वाला कि पैरा 10 क्या बोलता है, पैरा 27 क्या बोलता है, 26 क्या बोलता है। अरे ये थोड़ा ना पूछने बैठेगा वो तो क्वेश्चन देगा तुम लोगों को। तुम लोगों को क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो बेटा मैंने आप लोगों के साथ ये ना फाइल शेयर करी थी ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये मैंने फाइल शेयर करी थी, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये हमने फाइल शेयर करी थी। चलिए बेटा अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बेटा आ जाओ सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 के अंदर। बेटा देखो जो स्टडी मटेरियल के एग्जांपल या क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा इस टाइम पे। आई वुड लाइक टू गो ऑन द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, स्टडी मटेरियल के एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे खुद से, मैं मान के चल रहा हूँ कि खुद से आप लोगों ने रिवीजन करते टाइम जब खुद से यहाँ थोड़ा टाइम दिया आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो आई विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ स्टडी मटेरियल। चलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर एक बार सारे बच्चे आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम एक बार सारे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या था, इन द बुक्स ऑफ द मैसेज प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंटरी 31 मार्च का था 163 का, फीफो मेथड के बेस के ऊपर। कंपनी कहती है कि फीफो से हम किस में जाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी 147 की है और रिलाइजेबल वैल्यू 195 की है। कह रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज पर AS1। बेटा हम इतना बात जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करी जाती है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर। हमारी यहाँ पर जो NRV है वो 195 है और हमारा वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 147, तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो लोअर है। तो NRV जो है वो हायर है, तो हमें डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आता है? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हमने लिखना किस तरीके से आंसर को, बेटा वो चीज समझेंगे। बेटा जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप सबसे पहले रेफरेंस देकर आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का आप नाम लिखिए डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर टारगेट करा है आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप कोई AS पढ़ रहे हो ना आपको ये पता होना चाहिए वो AS की कौन से कंसेप्ट को उसने टारगेट करा है। यहाँ पर बेटा वो कौन से कंसेप्ट को टारगेट कर रहा है, यहाँ पर वो टारगेट कर रहा है कि अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, है ना, अगर चेंज हुआ यस है सर। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर उसका मटेरियल फैक्टर हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। कहेंगे जो आइटम अफेक्ट हुई है और जिस अमाउंट से अफेक्ट हुई है हमें डिस्क्लोज करना चाहिए, जहां पर अमाउंट सस्टेनेबल नहीं है वहां पर ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, देखो पहले उसने वही लिखा, कह रहे एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट है शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द अमाउंट बाय विच एन आइटम इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट सस्टेनेबल। वेयर द अमाउंट इज नॉट सस्टेनेबल होली और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। बेसिकली पैरा नंबर कौन सा आ गया, 26 आ गया। अब कोई बच्चा यहाँ पर अगर पैरा नंबर 26 का जिक्र कर आता है तो बेटा वो बोनस हो गया उसके लिए। ठीक है, अब कहेंगे प्रशांत लिमिटेड जो कंपनी थी उसने डिस्क्लोज करा है चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किस वे में डिस्क्लोज करके चलेंगे, कह रहे हैं द कंपनी वैल्यूड इट इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। पहले बता कर आओ कि कंपनी जो है अपनी इन्वेंट्री वैल्यू कैसे कैसे करके चलती है, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर। कह रहे हैं क्योंकि NRV जो है वो ग्रेटर है,
देन द रिस्पेक्टिव कॉस्ट। तो कंपनी कैसे वैल्यूएशन कर रही है, कॉस्ट के ऊपर। अब प्रेजेंट ईयर में कंपनी ने चेंज करा है वेटेड एवरेज में, फीफो से वेटेड में गए हैं। अब बेटा जब भी फीफो से वेटेड में आएगा, एक लाइन बेटा ध्यान रख लो, ये आपको एग्जामिनेशन में लिखकर आनी ही आनी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। कौन सी लाइन ध्यान रखनी है आप लोगों ने, कि इट बेटर रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री। जब भी फीफो से वेटेड एवरेज में जाएगा, आपने ध्यान रखना है ये लाइन वो ढूंढेगा। आपके पेपर में ये लाइन होनी ही चाहिए कि जब हम फीफो से वेटेड में जा रहे हैं बेटा, हम बताकर आ रहे हैं ना कि क्यों चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये ना बेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है कंजप्शन पैटर्न इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उसको बेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर हम इस मेथड से जाते हैं, ठीक है। देन द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो। तो चेंज की वजह से अब क्या होगा, सोच के बताओ। पहले इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी थी, पहले इन्वेंट्री की वैल्यू थी 163, अब है 147। तो आपकी इन्वेंट्री गिरेगी तो क्या प्रॉफिट भी गिरेगा। तो हमारा इन्वेंट्री और प्रॉफिट दोनों गिरेगा कितने से, 16,000 से। हमने बता दिया कि 16,000। प्रॉफिट रिड्यूस होगा और इन्वेंट्री रिड्यूस होगी कितने से, 16,000 से। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। आ जाओ जरा इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर उसने बोला है कि जगन्नाथ लिमिटेड जो है उसने क्या करा है, राइट इशू करा है शेयर्स का 2022 के अंदर, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को बेटा, अगर आप लोग, ठीक है, हम मेरे साथ बस रिवीजन कर लोगे ना अच्छे से, और जो बच्चा इस रिवीजन को भी ध्यान से सुन लेगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर खुद से। बस आप लोगों ने एक चीज मेरी जरूर माननी है, जो भी टॉपिक्स मैं रिवाइज करवाऊंगा, जो भी हम चीजें करेंगे क्लास के अंदर, आपने इमीडिएटली आफ्टर क्लास, ठीक है, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, आपने उसके बाद ब्रेक नहीं लेना। प्लीज इतनी बात मानेंगे, ब्रेक लेना होगा चलो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन 15-20 मिनट्स के ब्रेक के बाद या हाफ एन आवर के बाद या उसी दिन टाइम निकाल के आप लोगों ने एक चीज जरूर करनी है, और वो क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन है और जो भी ये समरी होगी, आप लोगों ने एक बार रीड जरूर कर लेनी है, खुद से एक बार रीड जरूर कर लेनी है सेम डे। मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा नहीं भूलोगे, फिर गलती नहीं करोगे, ठीक है। जगन्नाथ लिमिटेड मेड अ राइट इशू ऑफ शेयर्स, कह रहे हैं राइट इशू कर रहे हैं शेयर्स का, कहेंगे इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इट्स मेंबर। उन्होंने कहा 40 करोड़ रुपए का क्या है, सरप्लस है। ड्राफ्ट रिजल्ट प्रिपेयर करे गए और 10 करोड़ का डेफिसिट आया। कहेंगे बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। कह रहे हैं हम ना इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 50 करोड़ से कितने पे लेकर जाएंगे, 30 करोड़ पे ले जाएंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट इंस्टेड ऑफ, मतलब प्राइम कॉस्ट की जगह वर्क कॉस्ट पे करेंगे, 30 करोड़ की जगह 50 करोड़ पे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। जरा खुद सोच के बताओ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। कह रहे हैं नॉट टू प्रोवाइड फॉर द आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। कह रहे हैं वारंटी पीरियड के अंदर हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए। कह रहे हैं लास्ट ईयर तक हम 2% की प्रोविजन क्रिएट करते थे मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होते थे वो प्रोविजन के अगेंस्ट चार्ज करते थे। अब बोर्ड ने डिसाइड करा है कि हम तभी रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, एक्सपेंस को काउंट करके चलेंगे, जब वो इनकर होगा एक्चुअल में। 600 करोड़ की आपने सेल करी है पिछले साल, तो अब इतने की प्रोविजन आप कम क्रिएट करोगे, तो 600 का 2% 12 करोड़ की प्रोविजन हम कम क्रिएट करेंगे। अब हम कहना परमानेंट फॉल हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। सर AS13 याद आता होगा, AS13 के अंदर आप जानते हो कि अगर परमानेंट फॉल होता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर, नहीं अदर देन टेम्परेरी वाला है, तो हम उसके लिए प्रोविजन जो है वो क्रिएट करते हैं डिमिन्यूशन के लिए, ठीक है। तो 10 करोड़ का वो आपको प्रोविजन दे रखे हैं। कह रहे हैं एज अ चीफ अकाउंटेंट, कह रहे हैं आपको उसने बोला है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है कि ड्राफ्ट करके दिखाओ नोट्स टू अकाउंट्स। आप एक्सपेक्टेशन तो देखो आपकी इंस्टीट्यूट की क्या है, वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट करके दिखाओ नोट्स टू अकाउंट्स। सिर्फ एक दो लाइन लिखने से आंसर नहीं बनेगा, एक दो लाइन लिखने से चीज नहीं बनेगी, आपको समझना होगा लिखना किस तरीके से है। देखो इसके अंदर भी सेम होगा। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का जिक्र करूंगा। मैं कहूंगा जहां पर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ आप क्वेश्चंस देखते जाओ, आप रियलाइज करोगे अरे हर क्वेश्चन के अंदर मोर और लेस सेम ही तो बात लिखनी है। कह रहे हैं जहां पर भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसका मटेरियल इफेक्ट होगा लेटर पीरियड के अंदर, आपको डिस्क्लोज करके चलना है। कहेंगे इनकेस अगर चेंज जो हुआ है इन अकाउंटिंग पॉलिसी उसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है, तो जो अमाउंट इफेक्ट हो रही है, अमाउंट बाय विच आइटम इज इफेक्टेड, आपको वो डिस्क्लोज करना है टू द एक्सटेंट सस्टेनेबल। जहां पर अमाउंट नहीं बता सकते वहां पर क्या करना है, आपको ये फैक्ट इंडिकेट करना है। कहेंगे अकॉर्डिंगली जो नोट्स हैं, कहेंगे शुड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द चेंज एंड फैक्ट। फिर नोट्स और अकाउंट्स लेके हमने डिस्क्लोज करना शुरू करा। हमने कहा ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर करें हम, ठीक है, वर्क कॉस्ट बेसिकली, ठीक है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट प्राइम कॉस्ट। कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट की जगह हम फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर करके चल रहे हैं। कहेंगे दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा जब भी ध्यान रखना, जब भी अगर हम जा रहे हैं प्राइम कॉस्ट से किसमें, वर्क कॉस्ट की तरफ, प्राइम कॉस्ट है वर्क कॉस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स कहीं ना कहीं आप ऐड करके चल रहे हो, है ना। तो यहां पर आपको ये लाइन पेपर में लिखकर आनी आनी है, कौन सी लाइन, कि दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। ये वाली लाइन बेटा 100% पेपर में लिख कर आना, अगर ये कंसेप्ट आता है, ठीक है।
ऊपर हमने एक चीज करा कि वो बेटर रिफ्लेक्ट करता है कंजम्पशन पैटर्न जब फीफो से वेटेड में जाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखना है कि ये क्यों करा गया, टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कहेंगे इस वजह से क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 50 करोड़ पे जो हमने करी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 20 करोड़ से। ठीक है, इन्वेंट्री 50 करोड़ पे आएगी और प्रॉफिट आपका 20 करोड़ से बढ़ेगा। अगले केस में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 2% प्रोविजन वाली बात थी, कहेंगे सो फार हमने लिखा कि सो फार कंपनी जो है वो 2% की प्रोविजन क्रिएट करके चल रही है आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए। कहेंगे अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या लिखा, कह रहे हैं हमने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करा है। मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ इफेक्ट लिखना, 12 करोड़ लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर अब मैं प्रोविजन क्रिएट नहीं करूंगा तो मेरा 12 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ेगा। सिर्फ मेरे को ये लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे जस्टिफिकेशन देकर आनी पड़ेगी। वो जस्टिफिकेशन कैसे देनी है, अब आप सोच के देखो। हम कह रहे हैं कि अब हमें प्रोविजन कम की क्रिएट कर रहे हैं, क्यों कम की क्रिएट कर रहे हैं, हमने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव करा है, जिससे डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करके चलेंगे, और एक्सपेंस को तभी करेंगे, रिकॉग्नाइज या अकाउंट तभी करके चलेंगे जब वो एक्चुअल में इनकर होगा। कहते हैं विद द इंप्रूव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, probability of defect occurring in the product has been reduced. Hence, company has decided to not make a provision for such expenses. ठीक है, ड्यू टू दिस चेंज प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इंक्रीज बाय 12 करोड़, कि 12 करोड़ से प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आखिरी क्या था कि 10 करोड़ के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है फॉर द परमानेंट फॉल, कंपनी ने डिसाइड करा है। तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, इसका इंपैक्ट रहेगा प्रोविजन सो मेड विल रिड्यूस द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 10 करोड़ से। खत्म। इजी है मुश्किल है, मुझे बताओ। इजी और मुश्किल। इजी है सर। इजी है ना बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। किस पॉइंट के ऊपर बार बार बात हो रही है, बस वही बता रहे हैं ना। देखो हमने यही पढ़ा ना कि अगर चेंज हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर तो आपको बस डिस्क्लोजर देके चलना है। डिस्क्लोजर किस चीज का देके चलना है, ठीक है, अगर मटेरियल फैक्टर करंट पीरियड में है, मटेरियल फैक्टर लेटर पीरियड में है, अमाउंट सस्टेनेबल है तो अमाउंट भी बताओ, आइटम तो बतानी है ही। अगर अमाउंट सस्टेनेबल ये फैक्ट था तो अमाउंट नहीं निकाल सकते। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो एक यूनिक क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चे, मैं आपको कहूंगा कि इसको इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है अगर पेपर में आया, ठीक है, तो सेम आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया डिट्टो सेम होगा। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ नाम चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे इस कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर। सुनेंगे अब क्वेश्चन के अंदर था क्या। ठीक है, इसको यूनिक, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आपने रीड करके जाना ही जाना है। रीड 2-3 टाइम्स। XYZ कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। XYZ जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में है एंड अंडरगोइंग द टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन हमारी अभी अच्छी नहीं है। कहेंगे सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट जो है कंपनी के ब्लॉक्ड है, किसमें ब्लॉक्ड है, इन वेरियस क्लेम्स और पिटिशन इन स्पेशल कोर्ट। XYZ has accepted the intercorporate deposits and it's making its best effort to settle the dues. XYZ ने क्या करा है, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करे हैं, यानी इंटर कॉर्पोरेट लोन ले रखे हैं आप, ऐसे समझिए। ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हुए हैं और कह रहे हैं कि इट इज मेकिंग बेस्ट एफर्ट की ड्यूज हम सेटल कर दें। कहेंगे जो क्लेम्स हैं वो वेरिड रेट्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर है, मतलब अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट के ऊपर बेटा पैसा उठाया हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट क्या है, अलग अलग क्या है, रेट्स हैं। ठीक है, कह रहे हैं द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट। कंपनी ने क्या करा है, ड्यू डेट तक का जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, एंड नॉट फॉर द नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द ऑन द ड्यू डेट टू डेट ऑफ रीपेमेंट वाज अफेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है, दोबारा से पढ़ते हैं लाइन। कह रहे हैं अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कर दिया टिल ड्यू डेट, एंड अ नोट फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं हमने एक नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट कौन से टाइम से, ड्यू डेट से देके डेट ऑफ रीपेमेंट तक का हमने दे दिया, कि हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं करी, नोट दे दिया हमने। Can on account of uncertainties regarding the determination of amount and in absence of specific legal obligation at the present as per the terms of contract, कंपनी कंसीडर कर रही है कि ये क्लेम जो हैं, these are claims against the company not acknowledged as debt and the same has been disclosed by way of note in accounts instead of making a provision। उन्होंने क्या करा है, नोट्स में दे दिया प्रोविजन बनाने की जगह, P&L के अंदर। क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलो किस तरीके से अब इसको डील करेंगे। बेटा मुझे एक चीज बताओ, एक प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस, एक प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस, यस और नो। प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता है ना
कि Yes, भी sir. आपके जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं आपको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज करके नहीं चलना चाहिए, है ना। नहीं करना जितने भी चाहिए। प्रोविजंस हैं आपकी नॉन लाइबिलिटीज के लिए और लॉसेज के लिए आपको क्रिएट करनी चाहिए, इवन अगर अमाउंट को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, सर्टेनिटी के साथ, तब भी बेस्ट एस्टिमेट के बेस के ऊपर आपको प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज AS29 में भी हमने ये देखी है कि प्रोविजन जो है वो बेस्ट एस्टिमेट के बेस के ऊपर क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ना तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption की बात करके चलता है, उसमें से एक फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption एक्रूवल कंसेप्ट है, जी ठीक सर। है। एक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है ना कि चाहे आपका एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने पे करा है या नहीं करा, अगर आप इनकर हो गया आपको रिकॉग्नाइज करके चलना है, ये बोलता है। तो अब जरा सोच के यस सर। देखो, अगर तुम लोग जो है अपना रिकॉग्नाइज नहीं करोगे इंटरेस्ट का, कहीं ना कहीं एक्रूवल कंसेप्ट की वायलेशन आप करके चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलत ट्रीटमेंट करके चल रहे हैं, और हम उसको डिस्क्लोजर देकर चल रहे हैं ऊपर से। क्या डिस्क्लोजर देने से वो क्या ट्रीटमेंट सही हो जाएगा? तो हमने कहीं ना कहीं ये नहीं भी सर, पढ़ा हुआ है कि अगर आपने गलत ट्रीटमेंट रेमेडी करा है, आपने नहीं उसको होगा। डिस्क्लोजर दे दिया, तो वो रेमेडी नहीं होता, हमने ये चीज भी पढ़ी है, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्या कंपनी को प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, जब तक हमने यस। रीपेमेंट की डेट का इंटरेस्ट तक का। तो चलो पढ़ के देखें आंसर को। AS1 के अकॉर्डिंग कहता है प्रूडेंस वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन है विच गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग पॉलिसीज in the view of uncertainty attached to future events. Profits are not anticipated but recognized only when realized, though not necessarily in cash. Provision is made for the known liabilities and losses, even though amount cannot be determined with certainty. As per AS1, accrual is one of the fundamental accounting assumption. Now, irrespective of the terms of contract, so long as the principal amount of the loan is not repaid, कह रहे हैं जब तक principal amount repay नहीं होगा, तो lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non payment of interest. कह रहे हैं जो लेंडर है जिसने पैसा दिया है, कहेंगे उसको आप डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं डाल सकते, ठीक है, कि जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ओवरड्यू अमाउंट के ऊपर, कहेंगे इट इज अपेरेंट दैट कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं ये पता लग रहा है, पेरेंट है कि भाई कंपनी जिस दिन लोन वापस करेगी उस दिन तक का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी को यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि लैंडर्स ने कोई वेव ऑफ नहीं करी है, कोई उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि ठीक है भाई ड्यू डेट तक का पैसा देना, ड्यू डेट के बाद का पैसा मत देना इंटरेस्ट का, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। तो कह रहे हैं आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के बेस के ऊपर एक एस्टिमेटेड अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। हाउ एवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट इन ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट विच आर सेटल्ड, लाइबिलिटी एक्रूड होनी चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट सेटल्ड, जितनी अमाउंट आपने सेटल करी है उस एक्सटेंट तक आपको लाइबिलिटी एक्रू करनी चाहिए। कहेंगे ये जो आपने नॉन प्रोविजन करी है वो वायलेशन है किस चीज का, एक्रूवल बेसिस का। तो जो कंपनी ने ट्रीटमेंट करा है वो करेक्ट नहीं है। अगर आप सोच के देखो कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? सच बताना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बस बात यह है कि जब भी हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है ना बेटा पेपर में, वहां पर आप किस लेवल पे स्ट्राइक ऑफ कर पाते हो, इमीडिएट हम स्ट्राइक कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्या लिखना है वो हमने देखना होता है, ठीक है। वो चीज हमने देखनी होती है, क्या हम इमीडिएटली हम क्या उस चीज को स्ट्राइक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और अगर आपने ये आंसर एक बार पढ़ा हुआ है, अगर सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन आ भी गया, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं उसको लिख पाएंगे। सेम नहीं भी लिख पाए लेकिन हम सिमिलर आंसर कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, ठीक लिख कर आएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन बेटा दो तीन बार रीड जरूर कर देना। चलिए बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, आई एम नॉट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटा प्लीज खुद से कर लेना, ट्रू फॉल्स वाला एक बार। अच्छा, अगला क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7, गिव एग्जांपल्स ऑफ एरियाज जहां पर काउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी जा सकती है। बेसिकली पैरा नंबर 14 हमने यहाँ पर देखा हुआ है, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आप लोग जरा एक बार खुद से देखेंगे। आई एम नॉट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। मैं सीधा इसके बाद बेटा पता कौन से क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम द नाउ पास्ट पेपर आरटीपीज वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चलिए वो करते हैं। बेटा क्या आया पहला क्वेश्चन, कह रहे हैं तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption कौन कौन सी है, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। क्या आराम से मैनेज कर यस सर। सकते हैं? सर यस पैरा सर। नंबर 9 कहता है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, और पैरा नंबर 10 जो है वो बात वन। करता है कि तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, ना तो कोई इंटेंशन है, ना ना ही नेसेसिटी है कि लिक्विडेट करके चले मटेरियली, कर्टेल करके चले द स्केल ऑफ ऑपरेशन, या हम लिक्विडेट करें। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो एक साल, ईयर टू ईयर आप वही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, अनलेस चेंज रिक्वायर्ड है बाय स्टैट्यूट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटिंग स्टैंडर्ड या मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। और अक्रूवल क्या कहता है कि आपको रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए रेवेन्यू और एक्सपेंस को एज एंड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, वेदर कैश और कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव्ड, कैश आया या नहीं आया, आपको रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। खत्म, इजी। चलो एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो, और अगला क्वेश्चन जो है मुझे पढ़ के बताओ क्या कुछ नया पॉइंट है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। और ये देखो, ये कहाँ का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ सूर्य लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर्ड
ऑन द hitherto followed accounting policies and presented for the perusal. Perusal का मतलब होता है कि थॉरो रीडिंग, ध्यान से पढ़ने के लिए, ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड अ डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। कह रहे हैं 10 करोड़ का डेफिसिट था। बोर्ड ने एमडी के साथ कंसल्टेशन करी और डिसाइड करा कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वर्क कॉस्ट के ऊपर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। 30 करोड़ की जगह 50 करोड़ के ऊपर हम इन्वेंट्री को दिखाकर चलेंगे। अच्छा, वर्क कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं, उसने क्या नोट्स टू अकाउंट्स ड्राफ्ट करके दिखाओ। बेटा क्या ऊपर जो क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन आ गया? Yes, sir. ऊपर जो क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन आ गया, जस्ट वैल्यू चेंज है। वर्क कॉस्ट के ऊपर कर Yes, रहे sir. हैं प्राइम कॉस्ट से। तो क्या हुआ होगा? यहाँ पर कौन सा लिखना है? दिस हैज बीन डन टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द Cognizance मोर of the कैपिटल presenting sale. इंटेंसिव, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ द हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लाइन है बेटा वो जो लिखना चाहता है। देखो पहले वही लिख रहा है कि AS1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है, डिट्टो सेम बिल्कुल वही लिख रहा है। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहे हैं कंपनी जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करके चल रही है फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर अगेंस्ट, पहले कर रही थी प्राइम कॉस्ट के ऊपर। अब ये क्यों करा गया? कॉग्निजेंस लेने के लिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का। बेटा मैंने कोई आंसर चेंज नहीं करा है, मैंने वही आंसर लिखा है जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया। बोलो क्या मुश्किल है? सेम क्वेश्चन। Yes, sir. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बेटा मुझे एक ही बच्चे की आवाज आ रही है यहाँ पे रिवीजन करने के लिए, मेरे साथ इस टाइम पे 6-7 बच्चे तो बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा लगेगा अगर बाकी बच्चे भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें, बोलें। ठीक है बेटा, अच्छा लगेगा, जेन्युइनली अच्छा लगेगा अगर बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। तो बेटा आप लोगों के लिए रिवीजन करवा रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरा आप लोगों के लिए मैं बच्चे में रिवीजन करवा के चल रहा हूँ। मेरी हेल्थ इस टाइम पे नहीं है पूरी तरह सही, फिर भी अगर क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए ले रहे हैं ना बेटा। ठीक है, अच्छा लगेगा, जितने क्वेश्चन बचे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सा बताओ क्या लिखना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ रानी लिमिटेड, अगला क्वेश्चन, क्लोजिंग इन्वेंट्री 175 की है फीफो मेथड के बेस के ऊपर। कंपनी कह रही है फीफो से हम जाएंगे वेटेड एवरेज मेथड की तरफ। वेटेड एवरेज के बेस के ऊपर 159 है, रियलाइजेबल वैल्यू 2,07,000 है। कह रहा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ। मुझे बताओ क्या ये वही क्वेश्चन ही आगे जो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज? Yes, Yes, sir. sir. पहले वही रिपीटेड वाला पैराग्राफ। अब मुझे बताओ क्यों करते हैं? फीफो से वेटेड एवरेज जब जाना है तो हमने कौन सी लाइन लिख कर आनी है? To reflect ये the क्या better करता है? इट consumption pattern रिफ्लेक्ट्स of द, inventory. Better. इट बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ Consumption pattern of the इन्वेंट्री। inventory. तो यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री वाली लाइन है जो वो ढूंढ रहा है तुम्हारे तुमसे। और इफेक्ट कितने का पड़ेगा चलो ये बताओ मुझे। 175 से 159 हो गया होगा। ठीक है, 16,000 से इन्वेंट्री कम होगी और 16,000 से प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, करंट प्रॉफिट रिड्यूस होगा और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम होगी कितने से? 16,000 से। खत्म। 16,000%. Yes, sir. चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो है इसको मार्क करिए बेटा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं चाहता हूं कि बिना रीड करे एक बार पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ, देखें जरा क्या देते हो आंसर। एबीसी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री। एबीसी लिमिटेड ने क्या करा है, वो प्रोविजन क्रिएट कर रही थी बेटा नॉन मूविंग इन्वेंट्री के लिए। नॉन मूविंग इन्वेंट्री समझते हो ना? ऐसी इन्वेंट्री जो बहुत टाइम से नहीं यूज में आ रही है ना। बेस्ड ऑन द इशू फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, कंपनी जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है फॉर द ईयर एंडिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल वैल्यूएशन। पहले हम किस बेस के ऊपर कर रहे थे कि हमने पिछले 12 महीने में कितना इशू करा, ऑन दैट बेसिस ऑफ प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे। अब आप टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हो। इन्वेंट्री है 100 लाख रुपए की तुम्हारी, हमने प्रोविजन क्रिएट करते थे पहले 3.5 लाख रुपए की, अब हम चाह रहे हैं कि 2.5 लाख की प्रोविजन क्रिएट हो। उसने हमसे पहले पूछा है क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की जहां तक बात है तो हमें पता है कि बेटा हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है ना। और दूसरा क्या है, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? क्या मेथड ऑफ प्रोविजन का चेंज कर सकते हो? बताओ जरा क्या होना चाहिए बेटा। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो सुन लो इसका आंसर क्या है। नो सर, ये चेंज इन Yes, अकाउंटिंग sir. पॉलिसी Change नहीं। in estimate. ठीक है, Estimation. बिल्कुल 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 बहुत अच्छे, ये एस्टिमेट है बेटा, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे ये जो डिसीजन है कि हम प्रोविजन को चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल वैल्यूएशन, पहली बात तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे देखो बेटा, तुम्हारे पास 100 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, तुम 1 लाख रुपए का तुम्हारा प्रोविजन का फर्क पड़ा है, क्या कोई मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है? क्या कोई मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है? No, नहीं आ sir. रहा है। कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आ रहा। कहेंगे जो अगर हम इसको कंसीडर अगर कर भी लेते हैं तो इन्वेंट्री के अमाउंट के अंदर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा, विच इज नॉट मटेरियल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कंपनी को चेंज करना चाहिए मेथड। ठीक है, चलो देखते हैं इस आंसर को कैसे लिखना है। आप सुनो, कह रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी में रिक्वायर दैट द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री शुड बी मेड। द मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मे बी चेंज
इन केस अ मोर प्रूडेंट एस्टिमेट कैन बी मेड। कह रहे मेथड को आप चेंज कर सकते हो, कब चेंज कर सकते हो? कह रहे जब आपको लगता है कि एक ज्यादा प्रूडेंट एस्टिमेट हो रहा है। कहेंगे ये जो डिसीजन है ना कि आप नॉन मूविंग इन्वेंट्री को ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन करोगे, प्रोविजन क्रिएट करोगे, कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कह रहे हैं इस केस के अंदर आपकी टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे इन्वेंट्री की, वो है 100 लाख रुपए, और चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है, विच इज नॉट मटेरियल। तो कह रहे हैं आप डिस्क्लोजर कैसे देके चल सकते हो? कहेंगे कि कंपनी जो है वो नॉन मूविंग इन्वेंट्री जो है प्रोवाइड कर रही है नॉन मूविंग इन्वेंट्री के लिए ऑन बेस ऑफ टेक्निकल वैल्यूएशन, अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। कह रहे हैं पिछले सालों की तरह नहीं, हम इस बार क्या कर रहे हैं, टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करके चल रहे हैं। कह रहे हैं अगर हमने पिछले साल वाला मेथड ही फॉलो करा होता तो हमारा प्रॉफिट कितना ज्यादा होता, हमारे जो प्रॉफिट है वो 1 लाख। ईयर 1 लाख रुपए लोअर होता। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, अगर हम पिछले साल ये वाला मेथड फॉलो करते तो हमारा 1 लाख रुपए का क्या होता बेटा, प्रॉफिट कम होता, खत्म। मुश्किल है क्या? नो सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर का। मैंने तुम्हें ऊपर क्या बोला, इंपॉर्टेंट बोला ना, इंपॉर्टेंट। यस सर। क्यों बोला? क्योंकि अगला क्वेश्चन देखो, क्या पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? वहां पर 120 की जगह 100 लाख था, यस 3 की सर। जगह 3.5 था, और यस सर। मतलब 2.5 लाख था। सेम आंसर, यस सर। डिट्टो सेम यस सर। आंसर, खत्म क्वेश्चन। मुझे बताओ क्या टाइम लग रहा है? मैं आपको कह रहा हूं अगर कंसेप्ट हमें पता है क्या टाइम लगेगा? लो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया है ही नहीं पूछने के लिए, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि कुछ नया नहीं है पूछने के लिए इनके पास। ठीक है, रिपीटेड पॉइंट पूछ लेते हैं। देख लो 2021 के अंदर फिर उठा के ले आए, दिसंबर 2021 के अंदर, अरे दिसंबर 2021 में फिर उठा के ले आए। कहते हैं कि नॉन मूविंग स्टॉक है 133.75 लाख रुपए का, टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर 4 लाख, और नॉन 12 मंथ्स के हिसाब से 5 लाख रुपए। नया पूछ लिया क्या कुछ? वही नहीं एक सर। लाख रुपए का डिफरेंस, वही रिपीटेड आंसर, बस ईयर चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं, क्या पता कुछ नया पूछा हो। सर एक लाख एट चौबीस हंड्रेड हजार पे रुपीज फिफो मेथड पे, 1,54,000 रियलाइजेबल वैल्यू है, 1,15,000 पे वेटेड एवरेज। क्या वही रिपीटेड पॉइंट आ गया? बस इस बार क्या हुआ, 2 चीजें पूछ ली। दो चीजें पूछ। मैनेजेबल हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन खुद से, हो यस जाएगा सर। ना? मेरे को बस ये हाँ वाला जी। क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, पिछले अटेम्प्ट में आया बेटा, पास पेपर नवंबर 2023, अभी अभी निकल आया तो उसमें पूछा है नहीं। कह रहे हैं अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड, कह रहे हैं आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ताके चलनी है AS1 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलो। पहला, ए लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है चार्जेस अ प्रोबेबल लॉस ऑफ लूजिंग अ सूट इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो डिस्क्लोज द सेम फैक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो है केस हारने की वो 25% है। ठीक है, आगे आगे बोलता है, accountant of A Limited has capitalized all the revenue expenses of repair and maintenance during the year to P&L and उसको disclose करा है उसने सेम, ठीक है, एज अ कंपनी पॉलिसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला, A Limited has followed accrual basis of accounting since incorporation, चीफ अकाउंटेंट ने डिस्क्लोज करा है ये फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट क्या है, A Limited जो है has been providing for after sale expenses 2% for covering the expenses during warranty period. Now A Limited observed that actual after sale expenses were less compared to provision because of better technology. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है कि एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करके चलेंगे जब वो अकर होंगे सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 50 करोड़। सर लास्ट वाला पॉइंट तो क्या डिटो सेम नहीं आ गया जैसा हमने करा हुआ है? 50 करोड़ का 2%, अब इतने की प्रोविजन जो है वो क्या होगी, अगर हम नहीं क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा इतने से बढ़ेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट तो रिपीटेड आ गया, है ना? इसके अंदर तो हमें सर। कुछ नया नहीं मिला। ठीक है, अब आ जाओ जरा उसके पिछले वाले के ऊपर। कह रहे हैं ए लिमिटेड ने फॉलो करा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंस इनकॉर्पोरेशन और उसका डिस्क्लोजर दिया है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो बताओ क्या करना जरूरत ही नहीं चाहिए? है सर। अक्रूवल एक सर कोई फंडामेंटल फॉलो अकाउंटिंग किया है तो फंक्शन है सर। ठीक है, डिस्क्लोजर तो देने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है देने की। डिस्क्लोजर अलग से देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चों, जी। क्योंकि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन फॉलो हो रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपने कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन ऐसा है जो नहीं फॉलो करा है तब डिस्क्लोजर देना तो पड़ेगा। डिस्क्लोजर ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं था, पैरा नंबर 27। अच्छा, अकाउंटेंट ने क्या करा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और अब कंपनी की पॉलिसी कितना दिखा के चल रहा है। सर क्या पढ़ा हुआ है हमने कि अगर आपने जो है, पहली बात, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने जो है उसको कैपिटलाइज करा, ये तो गलत है ना। ये ऐड नहीं होना चाहिए एसेट्स के अंदर, इसको पीएनएल के अंदर चार्ज करना चाहिए, पीएनएल में पहले तो चार्ज ये करना बता कर चाहिए। रहा हूँ। ठीक है, अब इसने जो कर दिया और उसको डिस्क्लोज करके चल रहे हैं, तो उसका मैं क्या क्या बता दूं, ताकि चलो सर रेमेडी अकाउंटिंग निकालनी स्टैंडर्ड में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर आपने कोई गलत अकाउंटिंग है, ट्रीटमेंट करा हुआ है और आपने उसका डिस्क्लोजर दे दिया है, ठीक है, तो तो दैट इज रेमेडी नॉट अ निकालनी रेमेडी है। फॉर द ट्रीटमेंट, तो ये रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेंशन है बेसिकली, आप कह लीजिए कि जो अकाउंटेंट करना चाह रहा है कि उसने डिस्क्लोज कर दिया, गलत ट्रीटमेंट को करके उसको डिस्क्लोजर दे दिया उसका, वो सही नहीं। ठीक है, चलो आ गया पहले पॉइंट की तरफ। कह रहे हैं अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड ने कह रहे प्रोबेबल लॉस था, कि प्रोबेबिलिटी क्या थी केस हारने की, 25%। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, थोड़ा सा AS29 हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर यस सर। केस हारने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, क्या हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रोविजन नो क्रिएट सर, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए कंटीजेंट थी ना। जहां पर लाइबिलिटी देनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग इट, वहां पर मुझे प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है ना, वहां मुझे प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो करनी यहाँ चाहिए। पर हमें उस लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, डिस्क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं थी। ठीक है, हम्म। चलो पढ़ के देखें। से- इन दिस केस अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी क्रेडिट अ प्रोविजन, ठीक है, फॉर डैमेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ सूट बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग इट, there should not be creation of any provision. So there is no need to charge any loss and disclose the same in financial statement. अगर repair and maintenance revenue expenditure है and should not be added to value of assets. So as these expenses do not increase the capacity of asset, such expenses should be charged to P&L. Further, chief accountant also disclose the policy of adding repairs to value by way of notes to accounts. As per AS1 accounting, as per AS1 disclosure is not a method to correct the wrong treatment. So contention is wrong. अगला, एक्रूवल एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन है, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर तभी रिक्वायर्ड है अगर डेविएशन है। कंपनी ने क्या करा, इज नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग इफ एंड द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, तभी डिस्क्लोजर देना है। तो कंपनी को यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं थी। नहीं है। AS1 के अकॉर्डिंग अगर चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है करंट पीरियड के अंदर या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है, मटेरियल इफेक्ट होगा लेटर पीरियड के अंदर, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वो 2% की रिगार्डिंग हम डिस्क्लोजर सा देकर चलेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर ओल्ड पॉलिसी कंटिन्यू करते। खत्म। सर यस सर। मुझे बताओ, AS1 हो गया, यस सर। कितना टाइम लगा, Yes, sir. कितना टाइम लगा रिवाइज करने में? 40 मिनट्स ही लगे ज्यादा से। 40 मिनट्स भी नहीं लगे हैं बच्चे, 40 मिनट्स भी नहीं लगे, क्वेश्चन भी कर डाले, कंसेप्ट भी कर डाला, और कुछ छोड़ा भी नहीं। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अकाउंट्स का सिलेबस करने में टाइम लगता है, रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। ये जो प्रैक्टिकल चैप्टर है उसको सॉल्विंग में तो बेटा टाइम जाएगा ना, उसकी प्रैक्टिस यस करेंगे सर। उसमें तो टाइम जाएगा, लेकिन हमें स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आया? देखो AS1 हो भी गया हमारा। अब जिस बच्चे ने AS1 रिवाइज करना है, क्या करा, 40 मिनट्स की वीडियो उठाई, रिवाइज हो गया, कितनी जल्दी रिवीजन होगी। ठीक है जी, तो AS1 इज डन। अब मैं एड ऑन क्या कर दूंगा इसके लिए, मैं क्या करूंगा, आज ही के दिन में ना या मैक्सिमम कल में, मैं AS1 की एक ऑडियो भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर 3 या 4 मिनट के अंदर बहुत स्पीड से मैंने AS1 बोल दिया होगा, वो देख लेना, वो सुन लेना, वो सुन लोगे AS1 और पक्का हो जाएगा। हो गया AS1 खत्म। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं।